Alright, assalamualaikum everybody. Now today, welcome to the new topic that we're going to discuss today. That is about protein metabolism. Everybody can hear me. I'm going to share my slide now. Do everybody has my voice? Right? Thank you all of you. शुक्र है जागे हुए। अच्छा, अब इसमें शेयर स्लाइड कहाँ से आती है? शेयर स्क्रीन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये all right. You guys have my screen of protein metabolism, right? Acha. The only thing is this that we are going to talk about. मैं chat भी आप लोग खोल लूँ site पे. Result कैसा आया था? पहले तो मुझे बताओ. And Nikon result कैसा आया? ओए अच्छा था. शहीर कैसा था? शहीर किधर है भाई? Where is she? Okay, good. I'm here. ठीक है. शहीर, मुझे एक और बात बताएं. प्रोटीन का ये अब आपकी जो चैट की स्लाइड है ये ऊपर तो नहीं आ रही आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर? आप लोगों को व्यू डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है इससे? बस ठीक है. देन वी स्टार्ट ओवर. बेटा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है मेजरली. एक, सबसे पहले कि आपने प्रोटीन की डाइजेशन, सबसे पहले उसकी डिग्रेडेशन, फिर उसकी डाइजेशन, फिर उसकी बॉडी सर्कुलेशन, और देन आफ्टरवर्ड्स आपने उसके अंदर यूरिया साइकिल. ये पार्ट 1 है. चैप्टर 19 है लिपिनकॉट का, और चैप्टर 20 है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स और एसेंशियल प्रोटीन्स एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स. अब जो चैप्टर 20 है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 में आता है, बीइंग ए डेंटल स्टूडेंट उसके अंदर से बहुत से पार्ट्स स्किप हो जाते हैं. मगर जो आपका चैप्टर 19 है जो कि मैं अभी शुरू करने लगा हूँ, जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, आई होप कि इन्होंने पीछे कहीं से पढ़ा हो. अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे मेरे मूडल के चैट पे भी मुझे बताओ, मुझे पर्सनली भी चैट पे बताओ, so I get to know this thing कि जी आप लोगों ने ये चैप्टर्स पढ़े या नहीं पढ़े. बिकॉज बेटा दे हैव, अब आप लोगों ने मेरे साथ जितना अरसा, ये जो नए बच्चे भी आए हैं, सर नहीं पढ़ा. ताज़ीम, यू नीड टू कम्युनिकेट विद मी और मैं आपको ना ये पूरा पढ़ाऊँ. उसकी वजह क्या है? वाई आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबडी, क्योंकि जितनी दफ़ा आप लोगों ने मेरे से अभी जितने भी लेक्चर लिए, फॉर एग्जांपल मैं पिछले 3-4 रिकॉल करता हूँ. लिपिड मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े. हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पार्ट पढ़े, जिसमें हमने ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजनोलिसिस, और फिर हमने फिर दूसरी तरफ से मेरे साथ सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड रेगुलेशन और ये सारा कुछ. So, जो major sum of biochemistry है, you are very much able to understand the whole biochemical pathway, और ये क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जिस डिटेल में आप एक दफ़ा पढ़ लो, आपको तकरीबन पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का कोर्स, जो कि आप लोगों ने दोनों को एक साथ पढ़ना होता है, आपका एक हाफ कंप्लीटली अंडरस्टूड हो जाता है. आपने नहीं भी पढ़ा हुआ ना, आप सवाल का जवाब दे सकते हो.
इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अहेड. सो लेट्स गो अहेड. अब शुरू करते. मैंने इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बताई है कि यू विल बी इन टच विद मी. गोइंग अहेड, ओवरव्यू ऑफ कोर्स है. आप लोग देख रहे हो. ओवरव्यू को तो छोड़ दो, मैंने आपको वैसे ही दे दिया. लिपिनकॉर्ट से चैप्टर 19 20, हार्पर में से 27 28 29. हार्पर को मैं नहीं कहूँगा. आई वोंट रिकमेंड कि आप इस स्टेज में हार्पर पढ़ो. लिपिनकॉर्ट को जरूर पढ़ लेना और पढ़ने के बाद जरूर डिस्कस करना. ठीक है जी. अच्छा जी. हमारे पास जो प्रोटीन आती है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन. नॉर्मली या तो हम खा जाएंगे एक दूसरे को, जिस तरह के हम पड़ जाते हैं एक दूसरे को, और या तो हम बेचारे घास फूस खा जाएंगे. तो they are the only two sources of protein that a human being can take is from either outside, यानी from the animal or from a plant. ठीक है. अच्छा, एक चीज ज़हन में रखिएगा, जब भी हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं उसमें हम एक चीज टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं कि जी प्रोटीन जी as is being used as a source of energy. Conceptually, I want to tell you one thing. Protein is not supposed to be used as a source of energy. ये जो लोग बॉडी बिल्डर्स को जिम में अंडे पे अंडे खिला के कहते हैं कि जी इससे बॉडी बनती है, एक्चुअली इट्स नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी. Proteins are used, or primarily are being used, or should be used for the sources of your repair and synthesis. Body always tries to use protein for repair and synthesis. और जब भी ये कभी मेटाबॉलिज्म में आते हैं, जो कि आते हैं, दे आर देयर. मैंने आपको ग्लाइकोजेनोलिसिस के अंदर पढ़ाया था कि जब आपकी बॉडी ने ग्लाइकोजन तोड़ना है, इट नीड्स प्रोटीन. ठीक है. जब आपकी बॉडी ने ग्लाइकोजन स्टोर करना है, इसको प्रोटीन चाहिए. जब आपकी बॉडी ने ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करना है, इसको प्रोटीन चाहिए. जब आपकी बॉडी ने ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टॉप करना है, इसको प्रोटीन चाहिए. सो बेसिकली ना सिर्फ कि ये दे आर द बिल्डिंग प्रोसेस, दे कंट्रीब्यूट इन द बिल्डिंग प्रोसेस, they also contribute in the functionality. Second to that, as we all know, our hormones and enzymes are made of the proteins. So एक एमसीक्यू एक दफा जिंदगी में आया था, पर ग्राम कितने कैलोरीज होते हैं, तो ये स्लाइड है, देख लें जी. पर ग्राम 9 कैलोरीज होती हैं. ठीक है. अगर तो कोई इतना ज्यादा हुआ कि आपको इतना सादा सवाल दे दे. अच्छा जी. अब एज पर प्रोटीन केमिस्ट्री हमें पता है एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स. एसेंशियल वो हैं जो कि हमने बाहर से खाने और हमें बाहर से मिल जाएंगे, और नॉन एसेंशियल्स वो हैं नॉन एसेंशियल वो हैं जो कि हम लोगों ने खुद सिंथेसाइज कर लेने, और एसेंशियल वो हैं जो कि हमने बाहर से खाने और मिल जाने. और इसमें भी एक क्लिनिकल बात बताता चलूं कि बहुत से लोग डॉक्टर्स को एक्चुअली उल्लू बनाते हैं कि जी हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, जिस तरह के वे प्रोटीन्स और ये वो सारा लटम पटम मार्केट में मिलता है, और उसके टाइटल्स में ये होता है कि जी हम इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि यू रियली नीड टू अटेन फ्रॉम आउटसोर्स, उसको आउटसोर्स करना होता है आपकी बॉडी ने, तो that would be provided by the means of those supplementation. So getting short to that, if you go biochemically into the details of the product that they are selling you, even if मतलब उन्होंने सही सच्चा लिखा हो, so beta in short, we cannot extract good protein from its source and preserve it for as long as we want. It's not possible. ठीक है. So you need to take fresh anda and boiled anda or whatever it is, or gosht keema, by fulfillment of your essential proteins. Going ahead, your internet connection is unstable. But my voice and screen is clear. कोई मसला हो तो फौरन मुझे बताना है. Right? Everybody does have me. कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके नाउ यू गॉट माय फोन नंबर एज वेल किसी को मेरे यहाँ पे कम्युनिकेशन में कोई इशू हुआ मुझे फौरन बताए सो आई कैन आप लोगों का टाइम यूटिलाइज करूँ ठीक है अच्छा जी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेटेड बाय इंटरनल या आपका ग्रोथ फैक्टर थायराइड हार्मोन इंसुलिन ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बेटा ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं माउस फेर रहा हूँ सिंथेसिस स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर IGF यानी इंटरनल ग्रोथ फैक्टर या इंटीग्रेटेड ग्रोथ फैक्टर थायराइड हार्मोन इंसुलिन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इसको क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वन पॉइंट आपको मल्टीपल एमसीक्यूज मिलेंगे जिसका ये रिलेशन होगा कि secretions of which of the following enhances the catabolism of protein ठीक है जब भी एक पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का होगा उस बंदे के अंदर आप उसको लीन स्लिम पाओगे उसका मसल मास नहीं होगा बिकॉज एक कॉन्टिन्यूस डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन चल रही है इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी जैसे कि आपका एक डायबिटिक पेशेंट है अब ग्लाइकोजेनोलिसिस के अंदर मैंने इंसुलिन का बहुत मैसिव रोल बताया था प्रोटीन की फिक्सेशन के अंदर अब आप समझे जो डायबिटिक पेशेंट है जिसके अंदर इंसुलिन की कमी है वो पेशेंट है जिसके अंदर बेसिकली नॉर्मली आपको मोटे लोग ही नजर आते हैं दे हैव बीन यू नो इन्फेस्टेड विद द फैट accumulation rather than the protein ठीक है उनके अंदर प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है और प्रोटीन की जो फिक्सेशन है वो इज मच लेसर देन व्हाट कार्बोहाइड्रेट इज उसकी वजह भी है कि बेचारा जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके पास सरप्लस हर वक्त सीरम ग्लूकोज होता है सो बात इधर उधर जाती नहीं है फिर आगे ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली ये एंडोक्राइन हार्मोन्स है they have a significant role in increasing the muscle mass and storage forms of proteins although ये चीज ज़हन में रखिएगा कि अगर जब मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा they have a very significant collateral pathways as well but they are directly in concern with your protein mass ठीक है अच्छा जी ग्रोथ ऑफ मसल्स बाय वेट एंड बेयरिंग वो तो है अच्छा जी देयर इज अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द होल थिंग दैट वी आर गोइंग प्रोटीन्स जो हम खाएंगे उनको पहले हम अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के बाद वो लिवर्स में जाएंगे वहां पे वो डीएमिनेट होंगे डीएमिनेशन को किसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ आपके नाइट्रोजन को अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक पुरानी चीज रिकॉल कर रहा हूँ एंजाइम्स मेरे साथ साथ चलो एंजाइम्स भूलते जा रहे हो मैं तुम लोगों को बार बार याद कराऊंगा मेरे साथ चलते रहो मैं तुम्हारा जो जो टॉपिक है पीछे वो जो भी आपके ज़हन से भी स्किप हुआ है मैं आपको बार बार फीड करता रहूंगा सो जस्ट वॉक विद मी एंड लिसन टू डीएमिनेशन आपके पास दो एंजाइम्स के फॉर्म्स थे ट्रांस अमीनेसेस और डीएमिनेसेस या ट्रांसफरेजेस और ट्रांसफरेजेस और डीएमिनेसेस में मैं उसकी कैटेगरी में बाद में जाऊंगा लाइसेस करने वाले एंजाइम्स है ठीक है लाइजाइल एंजाइम्स है वो अलग नाम पढ़ाया था तो ट्रांसफरेजेस का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके ट्रांस अमाइनेजेस है और लाइजेजेस का सबसे बड़ा आपकी एग्जांपल है डीएमिनेसेस सो मेक श्योर ये दो वर्ड आपके ज़हन में इंडिपेंडेंटली चलें जब आगे हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे सो जब प्रोटीन एक चीज रूल ऑफ थंब है जब प्रोटीन ने आपकी बॉडी के अंदर जाना है आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड उसके बाद उसके साथ जो भी स्टेप होना है उससे पहले उसके लिए डीएमिनेशन या ट्रांस एमिनेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है तो मतलब ये कि नाइट्रोजन की जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं व्हेन वी से कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ अ प्रोटीन और अमाइनो एसिड वी से अ कार्बन स्ट्रक्चर हैविंग one nitrogen moiety at its end
वही वाली बात हमारी बॉडी में आके रिवर्स हो जाती है. As soon as we take the nitro protein in, हमने उसका नाइट्रोजन इम्यूनिटी उतारनी है. That's all about it. उसके बाद entering into the urea cycle, फिर Krebs cycle और ATP production. All right. Going ahead to that, the process of breakdown of proteins is called proteolysis. ठीक है. So there is no proteolytic enzymes in the mouth. अब यहाँ पे मेरे बच्चे मेरे साथ जो कि होश में है, जैसे कि शहीर होगा, बेटा मुझे बताओ कौन सी ऐसी डाइजेशन है इन स्पेसिफिक जो माउथ में स्टार्ट हो जाती है. शहीर, कम ऑन. अदर देन शहीर एवरीबडी कैन से. मैं वैसे शहीर की वेट कर रहा हूं जवाब का. विच स्पेसिफिक डाइजेशन फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ? एवरीबडी. सो रहे हो, जाग रहे हो? कोई जवाब दे दो. आर यू लिसनिंग टू मी? अतीब और रहमान. काब्स. काब्स बेटा, काब्स में कौन सारे काब्स तो नहीं. ना 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 ना, डोंट डोंट गो. शहीर तुमने तो जवाब ही नहीं दिया. शहीर किधर है? मेरे ख्याल से कंप्यूटर पे है ही नहीं. हाँ. कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी चीज इन स्पेसिफिक बताई थी? नहीं बता रहे हो. दिस इज नॉट फेयर. एनीवेज, लेट्स गो बैक टू ये सवाल सर. अच्छा चलो, अब इस मैं कुछ नहीं कह सकता. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बताऊंगा आप लोगों को. बल्कि व्हाई शुड आई टेल यू? यू शुड टेल मी. नहीं, ग्लूकोज का नहीं ब्रेक डाउन होता. ग्लूकोज का कैसे ब्रेक डाउन हो गया? इसमें स्टार्च तो हम लोग तोड़ते ही नहीं है. स्टार्च तो बेसिकली एक प्लांट है. हाँ, सही है. Is a form of starch that starts with glycolytic enzymes of your saliva. एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसके साथ एड ऑन कर दूं. डिग्रेडेशन नहीं होती, मगर आपके लिपोलिटिक एंजाइम्स या ओरल पैंक्रियाटिक लिपोलिटिक एंजाइम यानी सलाइवा मिक्स. तो सलाइवा ने फूड में मिक्स ही होना होता है. सलाइवा के साथ और क्या करना होता है? ठीक है. आपके पैंक्रियाटिक, ओरल पैंक्रियाटिक जूसेस भी होते हैं, मगर that stage of digestion is not as up to us to discuss. But these girls are right about this. ठीक है. चले, अब आगे हम प्रोटीन पे. तो शहीर भाई, प्रोटीन की डाइजेशन किसी फॉर्म की भी ओरल कैविटी में नहीं होती. So being a dentist, you must be very sure about it. What you do not encounter from your mouth is protein. After mastication, chewing food goes into the stomach. Acha. Now listen to me from here onward very carefully. आपकी जो प्रोटीन की डाइजेशन है, that is into two very major classification और बहुत major digestion form में. ठीक है. प्रोटीन टूटेगा छोटे पीसेस में आपके स्टमक में. आपका प्रोटीन छोटे पीसेस से लेके अब्सॉर्ब होगा आपके इंटेस्टाइन में, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी अप टू द ड्यूडेनम. ठीक हो गया? या एंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एलियम, जिजोनम एलियम के अंदर. ठीक हो गया? अब लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली.
कि आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक में है वो कौन कौन से और उनका क्या क्या फंक्शन है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच वन ऑफ दिस एंजाइम. ठीक हो गया. द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक व्हिच secretes gastric juices a unique solution. ठीक है, containing hydrochloride and proteolytic enzymes. ठीक है, हमें पता है HCl हम प्रोड्यूस करते हैं, हम HCl के साथ अपने एंजाइम अपनी चीज़ों का pH चेंज करते हैं. So role of gastric cells in the stomach is majorly dependent about on this HCl, or this HCl converts the pH of stomach to a level where these enzymes can activate themselves. So one of the major part of HCl in stomach is to alteration of the pH of the gastric um, cavity, so that these enzymes can activate themselves. So the enzymes is pepsin, renin, gastrecin and gelatinase. तो gelatin हम बहुत ज़्यादा खाते रहे होंगे बचपन में, मैं तो खाता रहा हूँ, बाकी I don't know you guys like it or not. But going ahead, yeah, सबसे पहले हम पेप्सिन का रोल देखते हैं. ठीक है जी. Pepsin comes from Pepsi. So Pepsi is one of the most important drinks that we take nowadays. And Pepsi of the gastrum or Pepsi of your stomach is the one which is important for the rest as well. So Pepsi क्या करती है? A potent proteolytic enzyme and are present in a gastric juices secreted as an inactive zymogen form of pepsinogen और उसके बाद synthesized by the chief cells of the stomach. So all of you listening to me, पहला MCQ क्या है? पेप्सिन कहाँ से secrete होता है? चीफ सेल से. कहाँ से? चीफ सेल से. The next thing is to remember is कि it is being produced in the form of zymogen. Enzyme याद करें. What is zymogen? All of you, what is zymogen one by one? Hurry up. What is zymogen? मेरी क्लास आज सोई हुई है, मुझे मजा नहीं आ रहा. What is zymogen? Everybody, जवाब दो. मैंने कल से तुम सबके कैमरे खुलवा लेने हैं और मैंने साथ रखने. आई डोंट रियली वांट टू डू दैट. ठीक है, बट प्रो एंजाइम्स. हाँ जी, शहीर तो बहुत, शहीर क्वेश्चन मार्क मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हो. यस सर. क्या एवरीबॉडी, व्हाट इज zymogen? बिल्कुल सही है. बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. मैंने ना तो अभी यही करना है, कल से मैंने तुम लोगों के इतना सारे ये कैमरे खुलवाने, सो आई नो व्हाट यू गाइस आर अप टू. एटलीस्ट हाँ ना में जवाब दिया करो. मुझे बिल्कुल ही ना वो डेड फीलिंग आती है कि मैं पता नहीं, कोई मुझे सुन ही नहीं रहा. यस, inactive form of an enzyme is called zymogen or coenzyme. Very right, all of you. ठीक है. और पेप्सिन जो प्रोड्यूस होती है इज इन फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन. ठीक है जी. नाउ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी एनकाउंटर वेरी कॉमनली इन यूएचएस, द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म. सो इसी स्लाइड में देखें, इसमें दो चीजें आपको पढ़ाने वाली है. ऑटोकैटालिटिकली यानी ऑटोकैटालाइसिस क्या चीज है, ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए. और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये आना चाहिए कि पेप्सिन विल कन्वर्ट इनटू 3 फॉर्म्स आफ्टर इनटू द कन्वर्जन इनटू द एक्टिवेशन. एक पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, दूसरा
इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि इसका एक और अमाइनो एसिड है जो कि इसको इनएक्टिव करता है, यानी इसे रेगुलेट करता है, ठीक है ना। वही पेप्सिन, आप ये पढ़ोगे आगे कि पेप्सिन अपनी सेल्फ रेगुलेशन करता है। जब अपनी सेल्फ रेगुलेशन करता है मतलब ये कि आपने कुछ खाया, आपने कहा कीमा, कीमा ने जाके आपके पेप्सिन को एक्टिवेट करवाया। अब द अमाउंट ऑफ द पेप्सिन दैट यू प्रोड्यूस इनटू योर स्टमक, that has to be deactivated as soon as the time or the amount of protein leaves your gastric cavity. So for the inactivation of the pepsin, there should be a regulation pathway. So pepsin is the only, or it's in the category of those enzymes, those have negative or positive feedbacks. So in having a negative feedback means inhibiting its own excretion. So this pathway of inactivation is called autocatalysis, right? This activity is called autocatalytic activity. On the contrary, we should, as a doctor, should know that a pepsinogen, when it's converted into pepsin, it's not only it is converted into the pepsin, it is converted into its two more small fragments which help into its autocatalysis, which is a pepsin inhibitor body and a small 5 small peptides. ठीक हो क्या? We will go into the details. किताब में जब मैंने ये मेन स्ट्रीम लेक्चर दिया था तो मैंने इसकी सारी डिटेल्स में गया था, बट स्किपिंग आउट ऑफ द दिस ओवर रिव्यू, मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि we don't have that much time, but बेटा you need to know that all. अच्छा जी, एब्सेंट इन एडल्ट ह्यूमंस, ठीक है। रेनिन, रेनिन का अब दूसरा जो हमारा एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन हम अडल्ट लोगों के अंदर नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जो आपके जितने मतलब बच्चे हैं या इन्फेंट्स हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, दे हैव एन अमाउंट ऑफ रेनिन, ठीक है। Renin is basically an enzyme to degrade some types of proteins, and it is found mostly in the animals like ये जो हमारे goats हैं, sheep हैं, इनके अंदर. So they have it is more used to degrade plant protein, ठीक है. In calves, secreted renin, which is activated in the stomach in form of the renin. इसका pro-enzyme क्या है या इसका zymogenetic form क्या है? That is pro-renin. ठीक हो गया? और इसकी activation pH है 4. ठीक है। अब इस स्लाइड के अंदर, ये फिर मैंने लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। इस स्लाइड में एक चीज आप नोट करेंगे कि हमारे जो पीएच, हमारा जो HCl प्रोड्यूस होता है वो हमारे जो बॉडी की ऑप्टिमम पीएच करता है, दैट इज अराउंड 3, ठीक है। एक अडल्ट की जो आप एवरेज निकालेंगे उसका 3.23 पीएच ऑफ द स्टमक निकलेगा। Whereas जो प्रो रेनिन या रेनिन की एक्टिवेशन की पीएच है, as mentioned here, that is about 4, ठीक है, और 4+. So that is one of the things that you should know, that बहुत सी माओं को शौक होता है कि अपने बच्चे पैदा करते ही उनको जनाब साहब वो अंडे ते कीमे तो वो पराठे खिलाना शुरू कर दे. And unfortunately, being a doctor, you shall encounter a lot of such sick babies in your emergency because of this habit of overfeeding or misfeed of your babies. Coming back to this point, that is because the gastric moiety of a child cannot bring down the pH below 4 or something. So initially renin उनको support करता है कि उनके पास जो प्रोटीन मिल्क से उन्होंने लेनी है वो उसको वो डिग्रेड कर जाए और मेटाबलाइज कर जाए. कमिंग अहेड ऑफ टू दिस, ठीक है. तो रेनिन के ऊपर आपको ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा. रेनिन पे सिर्फ ये सवाल आएगा कि इज स्पेसिफिक टू विच एज, और सेकेंडली इसका प्रो एंजाइम. द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.
secreted in the gastric juices and is in an inactive zymogenic form that is activated by the presence of HCl. HCl इसको खुद activate नहीं करता, हाइड्रोक्लोराइड ना क्लोरीन इसे एक्टिव करता है ना इसे हाइड्रोजन एक्टिव करता है, इनफैक्ट इसको pH ऑल्टर करती है. Optimum pH of 3 to 4. It acts as a protease and it requires an acidic medium for its activity. अच्छा, प्रोटियोनेज या प्रोटियोनेज का क्या मतलब है? हम अभी तक तो हम प्रोटियोलिटिक पढ़ रहे थे, प्रोटियोनेज क्या चीज है? Anybody can use the brain and scratch. हाँ वो तो है, मगर फर्क क्या है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में और प्रोटियोनेजिक एंजाइम में? Anybody? खैर चलो, I give you a hint. This one of the gastrecin एक वो एंजाइम है आपका जो इस पीएच के अंदर ये हेल्प करेगा फॉर पहला जो इसने सबसे बड़ा काम करना है, इसने हेल्प करना है फॉर द ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजनस म्यूटी. दिस वन एक्चुअली नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा या तोड़ने में हेल्प करेगा. अच्छा जी, gelatinase. Gelatin is hydrolyzed by enzyme gelatin. ठीक है? Yes, it is hydrolyzing enzyme. She is very right. But look at the slide. Now we are talking about its work. ठीक है? Gelatin. Obviously, जो भी एक शहीर की बात से in reference सारों को एक बात बता दूं. जो एंजाइम्स पीएच के अंदर ऑल्टर हो रहे हैं अपनी फंक्शनैलिटी को या ऑल्टर कर रहे हैं अपनी फंक्शनैलिटी को, उसमें एक चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखिएगा बेटा कि पीएच इज रिलेटेड टू द डिसोसिएशन ऑफ आइंस. और डिसोसिएशन ऑफ आइंस दुनिया में या अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस तरह क्रिएट किया है, ये अल्लाह की मर्जी थी, वो किसी और चीज़ के ऊपर भी ये बेस कर सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने he decided best upon us to actually accommodate this dissociation on the hydrogen basis. So hydrogen normally comes along with oxygen, or dissociation comes along with oxidation and reduction. So make sure where pH related changes are being done, that is somewhere that hydrolytic or hydrolysis is under the debate. So coming back to the gelatinase, gelatinase का नाम भी उसका काम बता देता है. It is in the process of gelatin, ठीक है, और present in gastric juices for the proteolytic enzyme polypeptidases, and it acts in the medium. Which one of the gelatin thingy you must you eat a lot? कौन सा ज्यादा gelatin खाते हैं हम लोग? ये आपके कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, मगर अब मेरा पूछने का मकसद ये है कि बार बार तुम लोगों को शेक करने का मतलब ये होता है कि बेटा यूज योर ब्रेन्स. इट इज़ योर ब्रेन, एवरी डे इट्स योर ब्रेन, एवरी डे इट्स बायोकेमिस्ट्री अराउंड यू. कि आप दिन सुबह दोपहर शाम खाना खा रहे हैं और आप खा रहे हैं जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द फैक्ट कि अभी जो मैं खा रहा हूँ ये किस कैटेगरी में आता है और इसके साथ क्या होना है. If you guys can do this once a day with your meal, or try to you recall or understand every question that rises to your own mind, you will be doing the best doctors in the universe. मैं आपका can bet you about it. Just like offering 5 times of a prayers and eating 3 times of a meal a day, you guys, when you offer prayers, always bow upon or bend upon or bend before your Allah Almighty and ask for his
the best blessing in the world, that is ilm or knowledge. It is the greatest wealth of everything, as per commandments of our last prophet sallallahu alaihi wasallam कि सबसे बड़ी दौलत आपकी इल्म है. And then only what you eat, appreciate that, say alhamdulillah to Allah Almighty for providing you with that meal, and raise your questions or bruise your brain, what is the end of this, or what is the pathway for this what I'm eating. Nobody can beat you in medicine in the whole universe. आपके पास ultimate knowledge आ जाए. खैर, चिली मिली क्या चीज होती है भाई? अच्छा, going ahead, digestion in a duodenum. डाइजेशन ऑफ इनर duodenum. अब एक चीज पीछे थोड़ी सी रिवीजन में थी, मैंने यहाँ से स्किप कर दी. मैं आप लोगों को दोबारा से जल्दी से बताता जाऊँ. जितने आपके गैस्ट्रिक जूसेस है, जिसमें हमने सबसे पहला पेप्सिन पढ़ा, फिर गैस्ट्रिसिन पढ़ा, रेनिन पढ़ा और जेलाटिनेज पढ़ा. बेटा, ऑल ऑफ देम आर बीइंग एक्टिवेटेड बाय पेप्सिन. अगर पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, बाकी सारे एक्टिवेट नहीं होंगे. So activation of pepsin is the key element. Once pepsin is activated, the rest of the enzyme are being activated by the pepsin. ठीक है? Going ahead, अब आपने पेप्सिन वाला यानी गैस्ट्रिक के अंदर आपने उसका पीएच कर दिया एसिडिक, आपने उसको तोड़ के छोटा कर दिया और अब आपने उसको ड्यूडेनम में भेज दिया. नाउ व्हाट इज द रेस्ट टू डू विद द ड्यूडेनम? अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होना है या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना है और क्यों होना है? ठीक है. सो एक चीज तो हमें पता चल गई कि स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन किसी किस्म की नहीं हुई. यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड के अंदर कुछ नहीं गया. सो we know this, that the absorption is going to take place from a small intestine. So how and where? That is the question which is ahead of us. ठीक है? Bolus of food after leaving the stomach reaches the duodenum where it meets the pancreatic juices. Pancreatic juices या proteolytic enzymes act upon the protein partially and digest. ठीक है? Chief pancreatic enzymes are, अच्छा जी, यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, पहला पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन. These are the major form of proteolytic pancreatic enzymes that we know so far and are under our study so far up till the level of MBBS. But for your information, we have around 100 types of proteolytic enzymes in our body, जिनका बहुत मेजर और छोटा और डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, बट दे आर नॉट अप टू आवर नॉलेज एंड कंसर्न. ठीक है. सो द मेजर आर these 5 and the rest are the derivatives and the different isomeric or allosteric or what do you say, different forms of these enzymes are. तो सबसे पहले आपका ट्रिप्सिन आ गया, काइमोट्रिप्सिन आ गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आ गया और एलास्टेजेस आ गया एंड कोलिजिनेसेस आ गया. Those students who have not studied protein before this first session that I'm recalling, मेक श्योर आप लोग जो लोगों ने पहले प्रोटीन नहीं पढ़ा हुआ और ये पहली दफा पढ़ रहे हैं, आप लोग आज अपने गैस्ट्रिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और ड्यूडेनल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को अलग अलग कॉपी पे लिखो, डिफरेंट नाम, पहले उनको याद करो. एंड मोर टू दैट, किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ज़रूर पढ़ना है कि एक्टिवेशन ऑफ trypsin and activation of pepsin. New students who haven't studied protein before this, I'm talking to them. इधर ही हो आप? मुझे नहीं पता कौन कौन हो. ठीक है, मजहर. ठीक है, और कौन है?
सहर, ठीक है बेटा। आप लोगों ने मेक श्योर करना है, शहवार, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने आज ये चीज़ें किताब से ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आप एक तो प्रोटीन मेरे साथ 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 चलेगा, आप लोगों ने मेरे से पूछना ज़रूर है, यू विल कॉन्टैक्ट मी वट एवर द मीन्स इज, और यू विल जिस तरह भी कर सकोगे। आप लोगों ने इंडिपेंडेंटली किताब से इनका एक्टिवेशन पढ़नी है, ठीक है। इनकी एक्टिवेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ट्रांसफ्रेजेस हैं, ऐसा वो चेंज इन केमिस्ट्री है जो कि मैंने बच्चों को क्लास में तो ज़रूर कराया था, आप लोगों को यहाँ पे नहीं करा सका, मगर यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको हेल्प करेगा बाकी सारे टॉपिक के, ठीक है। So back to topic, coming back to the lecture, chief pancreatic enzymes are trypsin, chymotrypsin, carboxy, peptidases, and elastases and collagen. 1, 2, 3, 4, 5. इसी 1, 2, 3, 4, 5 में इनकी इंपॉर्टेंस है। गेटिंग इट शॉर्ट, ट्रिप्सिन वो एंजाइम है जिसने सारों को एक्टिवेट करना है। सो ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन को हमने एक दफा पढ़ना है, आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोएंजाइम, यानी जाइमोजेनिक फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होगा, हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी एंड हैज एन इनएक्टिव hexapeptide which produce a liberating during its process of activation. So ये एक पेप्टाइड चेन रिलीज करेगा जब ये एक्टिवेट हो रहा होगा। अब उस पेप्टाइड चेन का क्या काम है, आगे उस पर भी बात करते हैं। एक्टिवेशन इज ब्रॉट बाय, ठीक है। ये एक्टिवेशन जिस तरह के हम लोगों ने स्टमक में बताया कि पेप्सिन बीइंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन इज बीइंग डन बाय द gastric pH, the motility of, or the medium of pH of the gastric is responsible for the activation of pepsin. On the contrary, in the stomach, the activation of this trypsin is dependent on enterokinases. Entero आपने नॉर्मली सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से, एंटेरिक फीवर, ठीक है। अब enterokinesis is the other word जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। enterokinesis और the kinases, kinases आपको मैंने बताया था, kinase कौन सा टाइप ऑफ एंजाइम होता है, जो काइनेज किसे कहते हैं, कम ऑन बेटा मेरे पास टाइम कम होता है, फौरन बोलोगे काइनेज किसे कहते थे, मैंने इन शॉर्ट करके कहा था काइनेज किसको कहते हैं। शहीर काइनेज क्या है, बोलना नहीं है अभी किसी, बेटा मैंने कहा था जो कि ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप करेंगे या ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफरेजेस की वो फॉर्म जो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप आर कॉल्ड काइनेजेस इन टोटल। एंजाइम के अंदर मैंने स्पेशली अलग इनका नाम कैपिटल करके कहा था, ठीक है। आपके ड्यूडेनम के अंदर आपके वो एक खास किस्म के बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन होती है, एक कल्चर मीडियम होता है आपके अपने जीआई ट्रैक के अंदर, जो कि एंटेरोकाइनेजेस रिलीज करते हैं, और उस एंटेरोकाइनेजेस की वजह से जब ट्रिप्सिनोजन उनके ऊपर उनके कम्स अराउंड तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये एंटेरोकाइनेजेस दे विल वर्क इन एट द पीएच ऑफ 5.5। बेटा ये याद रखना, ये सवाल है बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए अब यहां तक थोड़ा सा पीएच चेंज हो गया। ट्रिप्सिन इटसेल्फ वंस इट इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। सर एक क्वेश्चन बोलो बेटा, बोलो क्वेश्चन पूछो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं, आपका क्वेश्चन तो लिखो। अच्छा, ट्रिप्सिन वंस it is formed autocatalytically the pH 7.9, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है इनके अंदर। पहला पॉइंट, पहली एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन इज 5.5, ठीक है। इसका मतलब है कि जब तक के आपके गैस्ट्रिक से सर एफएससी में एंटेरोपेप्टाइडेजेस का पढ़ा था, इसको एक्टिव कर रहे हैं,
बेटा एंटेरोपेप्टाइडेज का हो या एंटेरोकाइनेज का हो, ठीक है, दिस इज द सेम। अब मैं तुम्हें ना इसमें ब्लेम नहीं कर रहा तुम्हें। अब गो बैक टू एंजाइम यूनिट 5 ऑफ योर लिपिन कॉर्ड, और वहां पे काइनेजेस का वर्ड सर्च करना, और उसके अंदर आप देखो जो काइनेज है। अब आपको छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन शहीद ने डाल दिया, तो मैं सबको बताऊं। ट्रिप्सिन इटसेल्फ एक वो है, प्रोटीन है, ठीक है। और शहीद नोट करो यहाँ पे, जहाँ पे माउस के वो कर्सर फेर रहा हूं, मैंने क्या कहा, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीलिटिक एक्टिविटी एंड an active form of hexapeptidase produced liberating during the activation। यानी इसके साथ एक हेक्सोपेप्टाइडेज की चेन टूट जाएगी। लिबरेटिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जिसने प्रोटीन को उससे रिलीज किया या तोड़ा, वो क्या हो गया, पेप्टाइडेज हो गया, ठीक है। तो आपने लिखा है एंटेरोपेप्टाइडेज। बेटा एंटेरोपेप्टाइडेज यानी जो बात मैंने की है एंटेरोकाइनेज, वही वाला काम किया। एंटेरो का वर्ड वही हो गया, एंटेरो वो उसको कहते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, ठीक है। आपने कहा पेप्टाइडेज, मैंने कहा काइनेज। पेप्टाइडेज जब आप छोटे से होते हो, प्यारे से मासूम से बच्चे होते हो, जब आप एफएससी के अंदर होते हो, तो आपको पेप्टाइडेज कहा जाता है कि जी ये भी पेप्टाइड यानी प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम करता है। जब आप थोड़े से जरा पढ़े लिखे हो जाते हो, डॉक्टर बनने शुरू होते हो, तो फिर हम आपको एंटेरो काइनेज कहते हैं। और आप जब इससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो जाओगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ये ऑटोलिटिक एक्टिविटी, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो इसके ऊपर वर्ड आएगा वो हम कहेंगे एंटायरो ऑटोलिटिक एक्टिविटी, ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। एंटेरोकाइनेज हम क्यों कहेंगे, कि अब हम कहेंगे काइनेजेस आर दोज एंजाइम्स दैट दे कॉज ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस by the help of the transfer of a phosphate group। इसकी दोनों वर्ड एक ही चीज को डिनोमिनेट करते हैं, बट द लेवल ऑफ नॉलेज दैट दे कंटेन इज डिफरेंट। ठीक हो गया? नहीं नहीं बेटा पूछो, जरूर पूछो। आई एम नॉट एक्चुअली डिग्रेडिंग, सॉरी if the way I explain is sorry, my bad to everybody। You need to Shahir ask, very good to learn, very good to ask। काश हम भी अपनी जिंदगी में इस तरह अपने टीचर से पूछ सकते हैं। We would be not that dumb not to ask। This increases your knowledge, this increases your confidence। Go ahead, ask every time, all of you। I would definitely appreciate अगर तुम we would be in a live lecture, हम सामने क्लास में बैठे होते। Obviously the way I explained maybe it looked bad, I'm really sorry about that, but still it is a very nice thing you asked। ठीक है बेटा, चीजों को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। आपके लेवल पे तो वाकई मुश्किल है, बिकॉज मैं आपके लेवल से चल के आया हूँ ना। मैं भी एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट से अपने टीचर, डॉक्टर बना, डॉक्टर से टीचर। सो दिस इज हाउ वी ग्रो अप। इट इज एब्सोल्युटली ओके टू आस्क, ठीक है। सो द डिफरेंस इज कि हम लोगों की नॉलेज की एप्रीहेंशन ऑफ नॉलेज चेंजेस बाय द टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम लोगों का एप्रीहेंशन चेंज होता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब मैं जल्दी जल्दी से अपने घोड़े भगाऊंगा क्योंकि मैंने आखिरी 10 मिनट में ये खत्म करना है। An enzyme called enterokinesis। अच्छा जी, इसके अंदर पीएच चेंज हो जाती है। पीएच चेंज क्या होती है? एंटेरोकाइनेसिस की स्क्रीशन से पीएच चेंज होती है। एंटेरोकाइनेसिस का मतलब पता क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? जो चीज पीएच को चेंज करती है वो आपकी बफरिंग कर रही होती है, मतलब पीएच की चेंज को रेजिस्ट कर रही होती है। मगर उस चीज को भी बफरिंग कहते हैं जो कि आपकी पीएच को नियर टू द नॉर्मल लेके जा रही होती है, या आपके बॉडी के पीएच को मेंटेन करी होती है। सो चेंज इन पीएच, मेक श्योर। आप लोगों में से बहुत से लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, सर बफरिंग तो चेंज इन पीएच को कहते हैं, तो यहाँ पे तो पीएच पीछे से एसिडिक आ रही थी, तो ये आगे इसको बफर किस तरह कर रहे हैं? बेटा जब भी आप ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो बफरिंग इज 7.4। बॉडी बफर ने 7.4 पे पीएच लेकर आनी है हर जगह की। इट इज द ऑप्टिमम टारगेट टू मेंटेन। सो
The autocatalytic activity of these enterokinases is to maintain or to buffer out the pH of the stomach coming into the intestine from pH 3 to 4 to pH of 7.4 and above. सारे catch कर रहे हो? All of you there? All right. ठीक हो क्या? Very good. The next topic. Very good, very good, very good. अच्छा, तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो बेटा जिसके ऊपर मैं पॉइंट पे रहा हूं, कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन. कमिंग बैक, अब यहां पे ट्रांसपोर्टर्स का फंक्शन है. ठीक है, जो हमने अभी सेल का एग्जाम दिया, अभी सेल थोड़ा थोड़ा आपके ज़हन में है. देयर आर types of transporter in the intestinic in the cellular membrane surface जो कि they are dependent on the ionic cell exchange. ठीक है, जब उनको कोई ना कोई आयनिक मॉडल चाहिए होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर गुड्स. अपनी गाड़ी में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए उनको किसी चीज की जरूरत होती है. हमने आपको एटीपी ट्रांसफरेजेस बताया था, हम लोगों ने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स बताया था, हम लोगों ने आपको पैसिव ट्रांसपोर्टर्स बताया था. मेक श्योर यहाँ पे जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सिम्पोर्ट्स कहलाते हैं, सिम्पोर्ट्स. ठीक है, और दे आर डिपेंडेंट ऑन कैलमॉडलिन मॉडल. किताब में ये डिटेल में लिखा हुआ है और ये इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है. सो डोंट टेक इट इजी. यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि यू मेक श्योर व्हेन यू रीड इट बाय योरसेल्फ, कैलमॉडलिन मॉडल पढ़ना कि कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस. ठीक हो गया? ये लास्ट पॉइंट भी कैच किया. इसकी डिटेल पढ़ना, मैं अब बाद में जाऊंगा. ठीक है, अब एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन के ऊपर जल्दी से टाइम देते हैं. एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन टेक्स प्लेस फ्रॉम द pH 8 to 9, यानी बिल्कुल ही अल्कलाइन. ठीक हो गया? कैन हाइड्रोलाइज इनटू पेप्टाइड्स एंड फॉर्म कार्बोनिल ग्रुप ऑफ लाइसिन रेसिड्यूज ऑन द ट्रिप्सिनोजन एंड कन्वर्टिंग लेटर टू ट्रिप्सिन एंड इनएक्टिव हेक्सोपेप्टाइडेज. सो तो बेटा यहाँ पे ये हेक्सोपेप्टाइडेज, ये हेक्सोपेप्टाइड एक अलग इसकी म्यूटी बनेगी और इसकी एक्टिवेशन, क्वेश्चन मैंने दिया भी हुआ था आप लोगों को और अभी दोबारा दूंगा जब मैं तुमसे टेस्ट लूंगा कि कौन सी ऐसी म्यूटी है जिसको एक्टिवेट किया जाता है. वो है जो इसके अंदर लाइसिन का ग्रुप, लाइसिन इसके अंदर जो एक अमाइनो एसिड लगा होता है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, सिर्फ लाइसिन को. ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज करने की वजह से आपका ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है. और जब लाइसिन को आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आप इसमें से एक हेक्सोपेप्टाइडेज रिलीज करेंगे. नीचे डायग्राम में आ जाए. ट्रिप्सिनोजन is being converted into hexopeptidase and sorry heptidase कह रहा हूँ बार बार मेरे मुंह से, hexopeptide and active trypsin. ठीक है जी. अब एक्टिव ट्रिप्सिन क्या करेगा, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी में जाएगा और एंटेरोकाइनेसिस प्लस कैल्शियम इज द एंजाइमेटिक और एक्टिवेशन इग्निशन फॉर द ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन. सो मेकिंग माय लेक्चर शॉर्ट फॉर द रिव्यू पर्पसेस, मैं बाकी की डिटेल को खाता हुआ मैं सीधा इस बात पे चला जाता हूँ कि यही ट्रिप्सिन आगे या ट्रिप्सिनोजन आगे बाकी के सारे आपके एंजाइम्स को एक्टिव करता है. सो छोटी सी बात यहाँ पे एक स्लाइड में बता दी. काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है इनटू काइमोट्रिप्सिन. pro-elastase is being converted to the elastase and fibrinogen is being converted into fibrin. ठीक है, अच्छा जी. These are the shortest form, so I'm trying to jump and rush on that. Chymotrypsin, a proteinase, is secreted in the form of chymotrypsinogen activated by trypsin.
Chymotrypsinogen A, B and C are formed in pancreatic juices. तो इसके अंदर 3 फॉर्म्स होते हैं बेटा पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर, काइमोट्रिप्सिन ए, बी एंड सी, ठीक है। इनके एक एक का अलग अलग फंक्शन है। दोज हु आर न्यू go into the detail of this please. Two inactive peptides are liberated. एक है जी इनएक्टिव फॉर्म का जो आपके पेप्टाइड इसमें से रिलीज होंगे आपकी बॉडी के लिए। इनिशियली काइमोट्रिप्सिन के अंदर से 2 इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिन बनेंगे, यानी काइमोट्रिप्सिन से 2 इनएक्टिव फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन बनेंगे। वो कौन कौन से काइमोट्रिप्सिन है? जिनके अंदर सीरीन, ये सिराइल लिखा हुआ है, सीरीन आर्जिनिन पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 14 और 15 पर है, और थ्रियोनिन, ये जिसको थ्रियोनाइल कहा हुआ है, थ्रियोनिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड 147 और 148 नंबर पर है। जिनके अंदर ये फर्क है या उनके अंदर स्ट्रक्चरली ये चीजें पाई जाती हैं इन नंबरों पे, वो इसके इनएक्टिव फॉर्म हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म इनिशियली है, लेटर ऑन ये हमारे लिए बड़े काम के हैं, ठीक है। आई एम कटिंग शॉर्ट द डिटेल्स। आप पहले देखें काइमोट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो ट्रिप्सिन की वजह से पाई काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, पाई काइमोट्रिप्सिन दोबारा से उसके ऊपर ट्रिप्सिन आता है और गामा और काइमोट्रिप्सिन पे एक्टिवेट होता है। इसके अंदर देखो जो अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि दिस फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन के अंदर सीरीन और आर्जिनिन 14 एंड 15 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पर है। फिर ये वाला जो काइमोट्रिप्सिन है स्टेज 3 के ऊपर, ये अल्फा काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जो आपके लिए जरूरत है। इसके अंदर इनएक्टिव डाइपेप्टाइड थ्रियोनिन होता है, साथ रिलीज होता है, जिसके 147 और 148 के ऊपर आपके थ्रियोनिन और आर्जिनिन होते हैं, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि एक ट्रिप्सिन ने 2 कन्वर्जन को सपोर्ट किया, जो दोनों के दोनों कन्वर्जन ट्रिप्सिन के साथ सपोर्ट हुए वो इनएक्टिव है, और जो आपकी फाइनल कन्वर्जन है जो कि काइमोट्रिप्सिन पाई फॉर्म में पाई फॉर्म की वजह से कैटलाइज हुई है, उसने अल्फा ट्रिप्सिनोजेन भी रिलीज किया है, अल्फा ट्रिप्सिन भी यूज कीमोट्रिप्सिन रिलीज किया जो कि एक्टिव है, और इसके साथ साथ उसने एक इनएक्टिव फॉर्म भी रिलीज किया, ठीक है। So beta, this pathway is very important. Many of the questions are being derived from it and many of the understanding is required here. So go into this by yourself. आगे चलते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दोबारा से सवाल पूछने को दिल कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मैं जल्दी से पूछा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या क्या मतलब है? मैं आपको पढ़ाते हुए जब मैंने आपको हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बढ़ाई थी, जिन बच्चों ने मेरे से जिन बच्चों ने प्रोटीन नहीं पढ़ा हुआ, बेटा तकरीबन जितने मेजर टॉपिक्स हैं सारे इसी में से निकलते हैं। गो थ्रू दिस, आस्क वेयर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन मैंने कराई, हीमोग्लोबिन की सारी डिजीजेस कराई, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वन एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पूछने का तो शहीर से मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मगर ये वो एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोक्सी के नाम से जेन में रखे, कार्बन ऑक्सीडेशन, ठीक है। दे आर डिग्रेडिंग डिफरेंट एंजाइम्स बाय द हेल्प ऑफ रिमूवल ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमें पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक साइड पे आपका क्या नाम है नाइट्रोजन मोइटी होता है, and on the other side there is a carbon moiety. So there are 2 types of breakdown. One is from the nitrogenous end and the other one is from decreasing the number of carbons. अब ये decreasing the number of carbons और यही सारा पाथवे मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था। दोबारा से सवाल पूछने का दिल कर रहा है और आप लोगों को रिकॉल झंझोड़ने का दिल कर रहा है, मगर लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस कि जी मैं आप लोगों को जो आपको मैंने अभी एक स्ट्रक्चर पीछे पढ़ाया जस्ट टू शेक योर नॉलेज, जिसके अंदर कार्बन स्ट्रक्चर का कार्बन नंबर कम होते हैं, ठीक है,
और फिर पीछे से मेलानाइट को ए आके फिर एंड पे हमारे 15 कार्बन हमारे पूरे होते हैं, और द नेट molecule which we form is 15 carbon. We start from 6 carbon, we degrade them to the 5 carbon, we grade them into the 3 carbon, and then we join them all together to form a 15 carbon. Maybe some of you just remember कि मैंने ये carboxylases कहाँ पे पढ़ाए थे. Now coming back to the current topic, carboxylases are used to degrade proteins and they need zinc for their activation. Zinc for the activation क्या थे? आपके कौन से एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटल की जरूरत है? मेटोलाइट्स या मेटालो एंजाइम्स, ठीक है जी, वो एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटल की जरूरत है। इलास्टेज के ऊपर जाते हैं, इलास्टेज को इलास्टेज के अंदर प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट करता है, कोलिजनेस को आपके कोलेजन में। सो दीज आर द प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स present in the intestinal juices, enterokinases, aminopeptidases, prolidases and ditripeptidases. सो ये वो प्रोटियोलिटिक फॉर्म्स हैं, ये वो प्रोटियोलिटिक एक्शंस हैं जो कि आपके स्मॉल गट में हो रहे हैं। एंटेरोकाइनेज हो रहा है, अमाइनोपेप्टाइडेज हो रहा है, प्रोलीडेज हो रहा है और ट्राई और डाई पेप्टाइडेज हो रहा है। प्रोलीडेज, प्रोलीन डेज, ये याद में रखिएगा। अच्छा, एंटेरोकाइनेटिक एक्टिविटी और प्रोटीज ये आप लोगों ने खुद से पढ़ने। अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अच्छा, मेरे बाद किसी का लेक्चर है नहीं, बच्चे जो एवेसिना में बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं। इफ यू वांट टू कंटिन्यू, I am more than glad to continue for half an hour. But all of you, do not disrespect me with leaving the lecture off. तो अगर आप लोगों ने मजीद डाइजेस्ट करना है तो मुझे बताएं. I continue, otherwise till the next time. All of you, you can put up. मुझे I really don't feel shy about it. हर बंदे की एक absorption का टाइम होता है, एक पढ़ने का टाइम होता है, ब्रेन होता है. सुबह से आप लोग लगे हुए, ठीक है. बाकी भी इसी तरह मेरे ख्याल से बाकियों की भी यही ओपिनियन होगी. ठीक हो गया तो बेटा मैं फिर आगे कंटिन्यू, फील फ्री, क्योंकि देखो ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता. आपने जितना अब्जॉर्ब करना है कर सकते हो, उससे ज्यादा तो मैं नहीं करवा सकता. अच्छा, मैंने नोट नहीं किया इस बात में शहीद. वेल, दैट इज सैड. मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए. मैं ना बहुत ज़्यादा, मैं अपने मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि यू शुड नीड गुड टाइम ऑफ अब्जॉर्प्शन. अगर आप ब्रेनियकली थके हुए हो तो रुक जाओ. इवन मैं अपने कुलीग्स को जब क्लिनिकली भी ये बात समझाते हैं, और इवन एनएचएस जो कि इंटरनेशनल है, यूरोप अमेरिका में चल रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशंस में ये है कि एनएचएस ने डॉक्टर्स के लिए वर्किंग आवर्स भी सेट कर दिए. उसकी वजह क्या है कि जब आप यू आर नॉट ब्रेनियक इनफ तो आपके अंदर ना वो नॉलेज फ्लरिश नहीं कर रही होती. सो अगर आप, मेरा स्टूडेंट मुझे ये कहता है या मेरा मेरा कोलीग मुझे ये कहता है कि यार अली दिस इज इट, मैं मतलब माय ब्रेन इज नाउ मतलब फुल, या मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, तो ये राइट है एंड शुड बी रिस्पेक्टेड. मैं आप लोगों की इस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ. बाकी यार अगर कोई चला गया शहीर दरमियान में और मतलब 5-10 मिनट्स, और मैं क्या कहूँ. I know you guys know what I'm going to talk about them, but I guess that was unethical. Baki, thank you so much. You all are participating with me. You talking to me. It feels good. ऐसे लग रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं कि हम जितनी देर क्लासेस से महरूम है हम पढ़ा सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू. देन आई लीव हियर. अल्लाह हाफिज.
Allah Hafiz beta, Allah Hafiz. I'm signing off.